ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या कर पा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उर्वरक और कीटनाशक का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होगा? सुपोषण, मृदा अपरदन, जैवावर्धन और नाइट्रीकरण। देखो, जो सुपोषण लिखा है नाइट्रीकरण, सुपोषण है, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो बोलना, देखो हम जो खेतों में क्या करते हैं, कई प्रकार के कीटनाशकों को करने के लिए, उर्वरक के लिए, जैसे आप यूरिया का उपयोग कर रहे हो, तो इस वजह से क्या होगा, अभी आपने मान के चलिए आपके पास खेत था और यहाँ पे अभी खेत में आपने किसी भी उर्वरक का यूज किया। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे बरसात हुई तो ये उर्वरक क्या होंगे, यहाँ से बहते हुए जाएंगे और हमारे पास जो तालाब है, नदी है, वहाँ पे जाके के मिल जाएंगे। अब इससे क्या होगा, हमारे पास जो नदी का पानी है, तालाब का पानी है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो पोषक तत्व है ना, वो अच्छे से प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो शैवाल है, एल्गी है, उनकी क्या है, तालाब में वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी। अब तालाब में वृद्धि ज़्यादा होने से क्या होगा, ये पूरे तालाब को घेर लेते हैं। अब घेरने से क्या होगा, अंदर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो जो मछली वगैरह होती है वो मरने लगती हैं और एक समय ऐसा आता है पूर्णतः हमारे पास में जो तालाब होगा, झील होगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो इसी नाम से जानते हैं, जो हमारे पास ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, इसे हम जानते हैं यूट्रोफिकेशन के नाम से। वैसे ही हमारे पास बायोमैग्निफिकेशन होता है, जैवावर्धन होता है। इसमें क्या होता है, तो बोलना, जैसे आप डीडीटी का यूज करते हैं, डीडीटी कीटनाशक है, तो यहाँ पे जैवावर्धन में क्या होता है, हमारे पास जैसे आपने पढ़ा होता है कि हमारे पास में पहले उत्पादक होते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास में प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं, फिर सेकेंडरी उपभोक्ता होते हैं, फिर टर्चरी उपभोक्ता होते हैं। तो जैसे डीडीटी का उपयोग हमने किस पर किया, उत्पादक पर किया। अब ये गया और इसको खाया किसने, तो बोलना हमारे पास जो प्राइमरी होते हैं उसने खाया। जैसे हम मान के चलो छोटी मछली है, हमने छोटी मछली ने इसको खाया। अब छोटी मछली को किसने खाया, बड़ी मछली ने। बड़ी मछली को खाया किसने, और बड़ी मछली ने। तो जो सबसे ज़्यादा उच्च स्तर पर होगा, उसमें क्या होगा, हमारे पास जो कीटनाशक है, जो भी विषाक्त पदार्थ है, उसकी मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इसी नाम से जानते हैं हम जैव आवर्धन के। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन के बारे में मैंने कल बता दिया था। अभी हालांकि क्वेश्चन में डिस्कस करना है कि कौन सी यहाँ प्रक्रिया नहीं होती है। तो देखो, सुपोषण हो सकता है, नाइट्रीकरण हो सकता है और जैव आवर्धन भी हो सकता है। लेकिन जो मृदा अपरदन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बोलना, मृदा अपरदन का कारण दो होते हैं। पहली बात यह है कि हम वनों की ज़्यादा कटाई कर दें, ठीक है, तब मृदा अपरदन हो सकता है। और दूसरा कारण हो सकता है बाढ़ आने पर। ठीक है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है उर्वरकों से, इसलिए आपका आंसर सही होगा सी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एक कार में ऑडोमीटर मापता है। जो हमारे पास ऑडोमीटर होता है वो क्या मापता है, कार की औसत गति मापता है, कार का त्वरण मापता है, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी मापता है, कार की तत्कालिक गति मापता है। ऑडोमीटर का काम क्या होता है, आपने दो नाम सुने होंगे, एक होता है हमारे पास में ऑडोमीटर और एक होता है हमारे पास में स्पीडोमीटर। एक ऑडोमीटर होता है, एक स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, तो जो ऑडोमीटर होता है, ऑडोमीटर क्या मापता है, तो बोलना जो ऑडोमीटर है ये मापता है कि आखिर हमारे पास जो कार है उसने टोटल दूरी कितनी तय की है। जहीं पे जो स्पीडोमीटर होता है ये क्या मापता है, ये तात्कालिक चाल को मापता है। तो स्पीडोमीटर क्या मापता है, तात्कालिक चाल। जैसे आप रेस देते हो तो उतनी ज़्यादा चाल बढ़ जाती है, फिर घट जाती है, ये स्पीडोमीटर बताता है। जबकि जो ओडोमीटर आपने रीडिंग देखी होगी, नहीं, फोर्थ का आंसर नहीं होगा, तात्कालिक चाल नहीं होती, अभी मैंने बताया था, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो। ऑडोमीटर का काम होता है कुल दूरी को मापने का, और जो स्पीडोमीटर होता है ये बताता है गति के बारे में, बताता है हमारे पास में चाल के बारे में, बताते हैं कि वर्तमान में हमारी चाल कितनी है, 20 की स्पीड चल रहे हैं, 30 की चल रहे हैं, 40 की, 50 की, 100 की, ये स्पीडोमीटर करता है। ठीक है, तो ऑडोमीटर क्या बोलोगे, ऑडोमीटर मतलब टोटल दूरी को, डिस्टेंस को मापता है ये। तो आप यहाँ पर थर्ड आंसर लगाओगे। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में दी गई सूचना के आधार पर दर्पणों की आपको पहचान करनी है कि कौन सा दर्पण वहाँ पे होगा। ठीक है, आपके पास दर्पण के नाम है ABCD है, यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति बताई गई है और यहाँ पे आपके पास प्रतिबिंब का आकार बताया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा दर्पण कहाँ पे होगा। ऑप्शन आपके पास सामने है। देखो, जैसे इन्होंने बोला है कि हमारे पास में जो पहला दर्पण है उसमें क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। हमारे पास आभासी है और सीधा प्रतिबिंब है। तो आपको पता होगा आभासी
ठीक है। कहीं पे हम बात कर रहे हैं आभासी और सीधे प्रतिबिंब की बात करें, 2 जगह आप ऐसे देखते हो। लेकिन यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बोल क्या रहा है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे सेम साइज़ की बात कर रहा है। और हमें पता है जैसे आभासी और सीधा प्रतिबिंब हम नॉर्मली कहाँ पे देखते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं उत्तल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में जो साइज़ होता है ना, वो कैसे देखते हैं, हम छोटा देखते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे चूँकि यहाँ पे सेम साइज़ लिखा है, वस्तु के समान रूप है, इस वजह से उत्तल दर्पण यहाँ पे होगा नहीं। तो फिर कौन से में देखते हैं, तो बोलना आभासी पर हम देखते हैं समतल दर्पण में। कहाँ देखते हैं हम, समतल दर्पण में देखते हैं। और इसकी विशेषता होती है कि क्या होता है हमारे पास में, समान आकार का होता है। ठीक है, तो ये अपनी पूरी प्रक्रिया कर रहा है कि आभासी है, सीधा है और वस्तु के समान आकार है, मतलब आप बोल सकते हो हमारे पास जो दर्पण होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर समतल दर्पण होगा। दूसरा है यहाँ पे वास्तविक है और प्रतिलोम है, मतलब वास्तविक के साथ में उल्टा है। और वास्तविक के साथ में उल्टा कहाँ देखने को मिलता है, वस्तु के समान है। तो कहाँ देखने को मिला, बोला ऐसा केवल एक ही दर्पण है जो वस्तु के समान बना सकता है। कौन सा दर्पण होता है हमारे पास में, अवतल दर्पण होता है। और इसमें भी जो वस्तु रखी होती है वो कहाँ पर रखी होती है, सी पर रखी होती है। और प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनता है, सी पर बनता है। तो दर्पण का नाम क्या हो सकता है, यहाँ पे बोलना ये हो सकता है अवतल दर्पण। ठीक है। तीसरा हमारे पास में वास्तविक है और प्रतिलोमित है, मतलब हमारे पास रियल इन्वर्टेड है, लेकिन कैसा है, इनलार्ज है, बड़ा प्रतिबिंब है। तो देखो ये भी हमने बड़ा प्रतिबिंब की बात कर रहा है, तो ये भी सेम हो सकता है, हमारे पास अवतल दर्पण हो सकता है। अगला है वर्चुअल और इरेक्ट है और डायमेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है। ये आभासी है और सीधा है, लेकिन कैसा, बहुत ज़्यादा छोटा है। ये छोटी की बात कौन करता है, तो बोलना छोटी की बात करता है हमारे पास में उत्तल दर्पण। तो हम बोल सकते हैं समतल दर्पण होगा पहले, यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे। तो ये 2 ऑप्शन अभी आप हटा सकते हो। इसके बाद में अवतल दर्पण देखना है तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और फिर अवतल दर्पण देखना है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उत्तल दर्पण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सही आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा कि हमारे पास प्लेन मिरर होगा, फिर कनकेव और फिर जो लास्ट में जाके कन्वेक्स होगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट आंसर आपने दिया है तो बिल्कुल आप सही हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कई बार कराया है, इस बार फिर से आया है कि एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों यानी मतलब जो ऊंचाई है पर समरूप एक ही समान हमारे पास 3 छेद हैं। बोतल को पानी से भर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों से पानी के प्रवाह के बारे में सही है। ठीक है, आपके पास कथन है, आपको बताना कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। न्यूनतम छेद से अधिकतम पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, बात बिल्कुल यहाँ पे सही बोली गई है। उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, गलत बात है। सभी छेदों से पानी समान रूप से आएगा, गलत बात है। निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, सही बात है। उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, गलत। सभी छेदों से पानी समान दूरी पर गिरेगा, गलत। तो सही आंसर कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, ए यहाँ पे सही है और डी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी वाला आंसर यहाँ पर आप बोल सकते हो सही होगा। ओके, अगला है कि जो ज्वाला होती है हमारे पास में, फ्लेम होती है, उसका जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है, दाह किए गए पदार्थ की प्रकृति पर, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर, आसपास के वातावरण पर। तो बोलना जो हमारे पास पदार्थ का रंग होता है, ज्वाला होती है, वो केवल 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। वो पहली होती है हमारे पास पदार्थ की प्रकृति कैसी है, कौन सा पदार्थ है, और दूसरा होता है हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई। अगर अच्छी सप्लाई होती है तो अलग रिजल्ट आएगा, और ख़राब सप्लाई होगी ऑक्सीजन की तो अलग होगा। आसपास के तापमान पर इसकी निर्भरता नहीं होती है। तो ए और बी ऑप्शन फर्स्ट में मिल रहा है, इस वजह से आप इसका आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कक्षा 8 का एक छात्र पादप और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय में विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा, नैदानिक प्रश्नावली, साक्षात्कार और चित्रांकन, परियोजना जांच सूची चित्रांकन, आरेखण जांच सूची और साक्षात्कार, पोर्टफोलियो, सामूहिक परिचर्चा और नैदानिक प्रश्नावली। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले समझ लो कि यहाँ पे जो जो आपके पास ऑप्शन दिए हैं उसका मतलब क्या है। नैदानिक प्रश्नावली का मतलब होता है कि हम बच्चों को कोई भी डाउट है तो वहाँ पे उसकी प्रश्नावली कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं। साक्षात्कार का मतलब होता है हम बच्चे को सामने बैठा रहे हैं, केवल एक बच्चे को बैठा रहे हैं और उससे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। चित्रांकन का मतलब होता है बच्चे को हम चित्र बनाने के लिए दे रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ का चित्र बनाओ। परियोजना के बारे में आप जानते हो, परियोजना का मतलब होता है हम घर से काम करने के लिए देते हैं, किसी बात में खोज करने के लिए देते हैं, और उसको हो सकता है मॉडल बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए, जो भी है कि हम बच्चे को देते हैं कि आप घर से जाओ, खोज करो और इसको लेकर आओ। ठीक है, वो हमारे पास परियोजना होती है, प्रोजेक्ट होता है। जांच सूची जिसे हम बोलते हैं चेकलिस्ट, इसका मतलब होता है शिक्षक बैठेगा, उसने 10 क्वेश्चन ले लिए और वहाँ पे केवल हाँ और नहीं देखेगा।
ठीक है, कि इस बच्चे को आता है तो हाँ करेगा टिक, नहीं आता है तो नो करेगा टिक। ठीक है, यस और नो करता है उसे हम बोलते हैं चेकलिस्ट। चित्रांकन अभी बता चुके हैं, चित्र बनाएगा बच्चा। सामूहिक परिचर्चा का मतलब होता है कि समूह में परिचर्चा कर रहे हैं बच्चे, तो आपको बताना है यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है कौन सा सही होगा पादपों और जीवों में अनुकूलन के लिए। देखो यहाँ पे सही क्या होगा, सबसे पहले हम हो सकता है कि उसे परियोजना देते हैं कि आप परियोजना, हमने उसको प्रोजेक्ट दे दिया कि आप घर जाओ और क्या करो, जानकारी लेके आओ कि आप कहाँ कहाँ अनुकूलन देखते हो, किस किस पौधे में या फिर किस किस जीव में क्या देखते हो, तो बच्चा वहाँ से लाएगा। ठीक है, तो हो सकता है अगर कोई वैकल्पिक अवधारणा हुई तो वहाँ से पता चल सकती है। दूसरी है कि उसकी जो जांच सूची होगी, जांच सूची से हम टिक लगा सकते हैं टीचर कि बच्चे को ये अच्छे से आ रहा है तो यस करेंगे, नहीं आ रहा तो नो करेंगे। और चित्रांकन सबसे बेस्ट होगा बच्चों के लिए, छोटी क्लास के बच्चों के लिए, कि आपको चित्र बनाने के लिए बोल देंगे हम। ठीक है, अब वो चित्र जो भी बनाएगा उस चित्र में हम देख लेंगे कि बच्चे ने कहाँ गलती की है। हो सकता है अगर हम ऊँट में अनुकूलन की बात करें, ऊँट का पैर अगर उसने पतला बनाया है तो हम बोल सकते हैं कि ये बच्चे के पास धारणा गलत है, मिसकंसेप्शन है। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप बी आंसर कर रहे हो तो यहाँ पर सही होगा। सही आंसर क्या होगा, अगर हमें अल्टरनेटिव जो हमारे पास में होती है, अल्टरनेटिव कंसेप्शन होते हैं, अगर उनको पता करना है तो सबसे अच्छा काम होगा उसे हम परियोजना दें। हो सकता है हम चेकलिस्ट करें और हो सकता है कि हम उससे चित्रांकन करें। ठीक है, तो सीटेट आंसर की में यही आंसर दिया है, तो आपको यही करना है। अगला क्वेश्चन है, सुनीता शीत जल के बीकर में पोटेशियम धातु को एक टुकड़ा डाल देती है तथा अवलोकन को लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? हाइड्रोजन गैस विकसित होती है, फट ध्वनि सुनाई देती है और पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करता है, यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे गलत कथन है। देखो चूंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास पोटेशियम धातु है, मतलब हम के की बात कर रहे हैं और किसके साथ में, हमारे पास जो जल है उसके साथ रिएक्ट कर रही है H2O के साथ में। ठीक है, तो हमें पता है जो पोटेशियम होता है, और पोटेशियम जब भी किसके साथ रिएक्ट करता है, जल के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या रिएक्शन प्राप्त होती है, तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, और दूसरी बात क्या प्राप्त होती है, तो बोलना दूसरी बात हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ऑक्साइड प्राप्त होगा और इसका नाम क्या है, मेटल ऑक्साइड होता है हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब भी हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस किस साउंड के साथ जलती है, तो आप बोलना पॉप साउंड के साथ जलती है। तो पहली गैस बात है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, सही बात है। पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है, सही बात है। और पोटेशियम के जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया होती है, बहुत तीव्र अभिक्रिया होती है, ये बात भी सही है क्योंकि पोटेशियम अधिक क्रियाशील है ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ये बात गलत है क्योंकि जो पोटेशियम है ये अभिक्रिया करता है और ये अभिक्रिया होती है कैसी होती है हमारे पास में, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। इस वजह से आपका आंसर सही है, डी वाले यहाँ पर सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ है कि आपके पास में अम्ल है और क्षार है और साथ में रंग परिवर्तन को आपको चित्रित करना है। आपके पास में टेबल दी है कि अगर हम सूचक इंडिकेटर के रूप में हल्दी को ले रहे हैं और अगर अम्ल है तो क्या परिवर्तन होगा रंग में, और अगर क्षार है तो क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, कुछ परिवर्तन आपके पास दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने हल्दी लिया इंडिकेटर के रूप में और जब हमने अम्ल मिलाया तो वहाँ पे हमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, और अगर हम क्षार मिलाएंगे तो क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। अगर हम चाइना रोज ले रहे हैं तो यहाँ पे गहरा गुलाबी रंग दिखा रहा है कौन, बोलना चाइना रंग में गुलाबी रंग कौन दिखा रहा है, तो बोलना अम्ल दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्षार क्या दिखाएगा। अगर हम फ्रॉपलिन ले रहे हैं तो क्या रंग दिखाएगा अम्ल, क्षार गुलाबी दिखा रहा है, तो मिथाइल ऑरेंज क्या रंग दिखाएगा जबकि क्षार गुलाबी दिखा रहा है। देखो जब भी हम हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी अम्ल में क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है इसका रंग, लेकिन जो क्षार होता है इसमें कैसा हो जाता है, इसका लाल रंग हो जाता है। ठीक है, लाल भूरा हम बोल सकते हैं, इसका लाल रंग हो जाएगा। वहीं हम चाइना रोज की बात करते हैं, जो चाइना रोज होता है, चाइना रोज में जो अम्ल होता है ये गुलाबी रंग दिखाता है और जो हमारे पास में क्षार होता है ये कैसे रंग दिखाता है, तो बोलना क्षार होता है हरा रंग दिखाता है। फिनोप्लेन की बात करते हैं तो जो फिनोप्लेन होता है अम्ल में जब भी हम इसका परिवर्तन कराते हैं तो ये रंगहीन रहता है, मतलब इसमें कोई भी रंग में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, जबकि क्षार में गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज की हम बात करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज क्षार में गुलाबी रंग देता है, जबकि हमारे पास जो अम्ल होता है इसमें रंग कैसा देता है, बोलना ऑरेंज रंग देता है यहाँ पे। ठीक है, ऑरेंज ही बोल सकते हैं, ऑरेंज या फिर नारंगी बोल सकते हैं।
कहाँ मिल रहा है, देखो रक्ता भूरा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे गुलाबी देखने को मिल रहा है, इस वजह से गलत हो जाएगा। रक्ता भूरा देखने को मिल रहा है, हरा देखने को मिल रहा है, रंगीन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे है ऑरेंज। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अगर आप कर रहे हैं तो सही है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडाणु के साथ मिलते हैं तो बनने वाले जुड़वा का नाम क्या होता है। मे बी आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल हो सकता है, ऑलवेज कंजॉइन हो सकता है, आइडेंटिकल होगा या फिर फ्रेटर्नल होगा। भ्रातीय। देखो मोस्टली तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो फीमेल होती है ना, फीमेल के पास में हमेशा क्या होता है, हमारे पास एक ही एग होता है जो क्या होता है, परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे पास में अनुवांशिक हो सकता है। ठीक है, अनुवांशिक हो सकता है कारण, या फिर हो सकता है कि हमारे पास में जो हार्मोनल है ना, हार्मोनल यहाँ पे परिवर्तन हो सकता है। इस वजह से क्या होगा, एक साथ में हमारे पास जो एग होते हैं, एक साथ में क्या होते हैं, 2 एग यहाँ पर मैच्योर हो जाते हैं। अगर 2 एग मैच्योर हो जाएंगे तो सीधी सी बात है हमारे पास में स्पर्म तो कई संख्या में आते हैं, इन दोनों एग को क्या करते हैं, हमारे पास में 2 स्पर्म आएंगे और इनको क्या करेंगे, निषेचित कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। तो आपसे पूछा गया कि इस प्रकार बनने वाले जो बच्चे होंगे उनको किस नाम से जाना जाता है। देखना, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं ना, इसे हम जानते हैं फ्रेटर्नल के नाम से, भ्रातीय के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी विशेषता ये होती है कि हमारे पास जो 2 बच्चे हो रहे हैं, ये दोनों बच्चे भाई भाई भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों बच्चे कैसे हो सकते हैं, हमारे पास दोनों भाई भाई भी हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास में दोनों बच्चे बहन बहन भी हो सकती हैं, दोनों बहन बहन हो सकती हैं। और हो सकता है हमारे पास में जो बच्चे हैं, एक भाई हो सकता है और दूसरी क्या हो सकती है, बहन हो सकती है। ठीक है, और दूसरी बात याद रखना, यहाँ पे हमारे पास में जो इनका डीएनए होगा, ठीक है, डीएनए तो होता है, डीएनए तो आपको याद रख करने की ज़रूरत नहीं है। डीएनए भी यहाँ पे 50% क्या होता है, यहाँ पे सेम हो सकता है, 100% सेम नहीं होता है। और दूसरी बात याद रखना, इनकी जो चेहरा होता है हमारे पास में, चेहरा भी यहाँ पे आइडेंटिकल हमें समान नहीं दिखाता, चेहरा भी कैसे देखने को मिलता है, हमें अलग देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे ही जो संयुक्त होते हैं, सॉरी संयुक्त नहीं, आइडेंटिकल की बात करें, आइडेंटिकल होते हैं, तो देखो आइडेंटिकल में क्या होता है, हमारे पास एक एग आएगा। ठीक है, एक एग रहेगा और इस एक एग से ही हमारे पास क्या होगा, जो एक स्पर्म होगा वो आके इसको निषेचित करेगा, फर्टिलाइज करेगा। अब यहाँ पे जैसे इसको निषेचन होगा तो हमारे पास क्या बनता है, तो बोलना हमारे पास बनता है जायगोट। ठीक है, अब किसी कारण से जायगोट होना, ये जायगोट 2 हिस्सों में टूट जाता है, एक जायगोट ये अलग हो गया हमारे पास में और एक जायगोट अलग हो गया। ठीक है, तो 2 हिस्सों में जायगोट टूट जाएगा, तो ये 2 हिस्सों में अगर टूट गया तो हमारे पास 2 अलग अलग बच्चों का जन्म होगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना, इनका जो सेक्स होगा वो क्या रहेगा, सेम होगा। अगर लड़के हैं तो दोनों लड़के होंगे और लड़की हैं तो दोनों लड़की होंगी। ठीक है, दोनों नहीं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, आइडेंटिकल की बात कर रहे हैं, और दोनों अलग अलग होंगे। और वैसे जो ऑलवेज यहाँ पे संयुक्त की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है जैसे हमारे पास जायगोट अलग अलग हो रहे थे ना, किसी वजह से ये जायगोट अलग नहीं हो पाते, किसी हिस्से से जुड़े रहते हैं, तो वहाँ पे हम ऐसे देखते हैं कि 2 बच्चे अगर हुए तो वो एक दूसरे से जॉइंट है। ठीक है, इससे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, ये भी पता नहीं कहाँ से इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। हाई लेवल का था, बाकी पूछा है तो आपको ज़रूरी है कि आगे वाला ऑप्शन याद रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है। नारियल के पेड़ का 5 उपयोग को सूचीबद्ध करना है, विभिन्न पर्णों में श्रावन्यास के प्रकार को अवलोकन करना है, दिए गए पादपों का शाखों, झाड़ियों और वृक्षों में वर्गीकरण करना है, चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना है। अब चूंकि इन्होंने क्या पूछा है, जांच पड़ताल की बात की है, जहाँ पे खोजबीन की बात कर रहे हैं, इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो यहाँ पे खोज की बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो नारियल पेड़ की सूची बनाना है, तो सूची बनाना कोई जांच पड़ताल की बात नहीं है, हम डायरेक्ट देखकर बना सकते हैं। शिरान्यास के अवलोकन कर रहे हैं, कोई जांच पड़ताल नहीं करेंगे, हम केवल देख रहे हैं वहाँ पर। झाड़ियों पर भी हम देखने की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है कि हम चने के बीजों को अंकुरित कर रहे हैं और फिर हम उसको खोज रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में देख रहे हैं कि कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, उनकी खोजबीन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को हमें पढ़ना है और सही उत्तर का चुनाव करना है।
पहला कि प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और दूसरा है हमारे पास में श्वसन ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। आपको बताना है S1 सही है, S2 गलत है। S1 और S2 दोनों सही है, S1 गलत, S2 सही है। S1 और S2 दोनों गलत हैं। अब देखो पहला क्या हमारे पास में प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। बात यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो प्रकाश ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा जो होती है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और जहाँ पे हम ऊर्जा को अवशोषित करते हैं उसे ऊष्मा शोषी बोलते हैं। सही है। श्वसन क्या होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि हम श्वसन की क्रिया के दौरान क्या होते हैं, ऊर्जा को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं S1 और S2 दोनों ही यहाँ पर सही होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आगमिक विवेचन क्या होता है, अगर समझना है तो याद रखना, आगमिक विवेचन का मतलब होता है हम किसी भी बच्चे को कुछ भी चीज़ समझा रहे हैं तो उसको हम पहले क्या समझाएं, पहले हम उदाहरण समझा रहे हैं, और उदाहरण समझाने के बाद में हम बाद में उसको क्या बता रहे हैं, बाद में हम उसको नियम बता रहे हैं। सीधी बात है, जब भी हम आगमन विधि की बात करेंगे मतलब पहले हम बच्चों को उदाहरण बताएंगे और उसके बाद में नियम की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। और वहीं हम एक और देखते हैं, हमारे पास में निगमन विधि होती है। ठीक है, निगमन विधि में इसको उल्टा होता है, पहले हम नियम बता देते हैं और फिर हम जाके क्या बताते हैं, उदाहरण बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ प्रयोग के रूप में परावर्तन के नियम को सत्यापित करना, देखो नियम बताने की बात कर रहा है मतलब गलत कर सकते हैं। परावर्तन के नियम के आधार पर नियम की बात कर रहा है, देखो नियम देख रहा है, समस्या को हल करना है, हटाओ इसको। विज्ञान को परावर्तन के नियम को बताने कहना, हटाओ इसे। विद्यार्थी को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न कोणों को मापने के लिए, परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। अब यहाँ पे क्या हम उदाहरण बता रहे हैं, प्रैक्टिकल बता रहे हैं, तो ये आगमन विधि का अच्छा उदाहरण होगा, तो फोर्थ आंसर आप इसका कर सकते हो। यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाता है, ना कि अम्ल में जल। बात बिल्कुल सही है। अगर हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो पानी होता है, अगर हम पानी में ऊपर से अम्ल डाल देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा। इस वजह से इस अभिक्रिया से हम डरते हैं और हम क्या कर सकते हैं, अम्ल में पानी डालते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये अभिक्रिया स्वीकृत होती है। तो बात सही है। अम्ल का मंदन जो तनुकरण होता है उच्च होता है, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होता है, बिल्कुल यहाँ बात सही है। तो इस वजह से हम बोल देंगे यहाँ पर थर्ड आंसर सही है कि ए और बी सही है और आर सही व्याख्या कर पा रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणा को विशेषता नहीं है। वैकल्पिक अवधारणा की विशेषता क्या नहीं है। विचार अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं, विचार कारण प्रभाव तर्क को प्रदर्शित करते हैं, विचार स्थिर होते हैं, विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास जो मिसकंसेप्शन होते हैं वो आसपास के समाज से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषता नहीं है पूछा है। देखो विचार जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। विचार जो होते हैं हमारे पास, आइडिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, दूसरे से जल्दी बदल नहीं सकते हैं, ये बात भी सही है। और विचार जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइडिया आर डेवलप फ्रॉम ऑब्जर्व फीचर। क्या होते हैं, जब भी हम जो भी आइडिया होते हैं, विचार होते हैं, वो आसपास की चीज़ों को अनुभव करने पर हमें विकसित होते हैं, तो ये बात भी सही है। इन्होंने बोला है विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते, ये बात गलत है, क्योंकि हम जो भी ऑब्जर्व करते हैं, जो भी हमारे पास विचार है, वो कहीं ना कहीं से कारण और प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर बोल सकते हो 90 वाला आंसर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। कल होगा हमारे पास जो भी होगा। कल अभी हम देख रहे थे जुलाई का देख चुके हैं अभी हम। ठीक है, जुलाई 2024 का पेपर देख चुके हैं। इससे पहले हमारे पास दिसंबर में 2 बार पेपर हुआ था, 2 पेपर हम दिसंबर 2024 के देख चुके हैं। अब हमें बात करनी है जनवरी 2024 की। ठीक है, तो वो पेपर हम कल देखेंगे।